155. If bailey with consent of bailor mixes goods of bailor with his own goods. पहली बात आ रही है कि अगर बेली ने जो है वो बेलर की कंसेंट लेकर जो है उसके गुड्स को मिक्स किया है अपने गुड्स के साथ, तो क्या होगा? The bailor and bailey shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced. कि जो बेलर और बेली होगा फिर उस मिक्सचर में जो उनका होगा वो इंटरेस्ट होगा जैसे भी, यानी रिस्पेक्टिव शेयर्स के मुताबिक उनका जो है उसी प्रोपोर्शन में उनका इंटरेस्ट होगा। जितना उनके गुड्स आपस में उन्होंने मिक्स किए उसी हिसाब से, मतलब जिस हद तक जिसके जितने मिक्स हुए तो उसको उसी प्रोपोर्शन में जो है वो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल इसकी है, A delivers 100 bags of wheat to B under a contract of bailment. B mixes the 100 bags of wheat with his own 50 bags of wheat. The bailor is entitled to 100 bags and the bailey is entitled to 50 bags. तो ये एग्जाम्पल है जिससे ज़्यादा और मज़ीद क्लियर हो जाता है कि जो है ए ने अपने जो है 100 बैग्स वीट के जो थे वो बी को डिलीवर किए, यानी बेल किए। तो यहाँ पे ए जो है वो बेलर है और बी जो है वो बेली है। तो बी ने क्या किया, वो जो उसके 100 बैग थे ए के आटे के, उसने अपने 50 बैग जो थे वीट के उसमें जाके वो मिक्स कर दिया। तो बेलर इज अब क्या होगा, इनका इंटरेस्ट जो है रिस्पेक्टिव शेयर्स में किस तरह से होगा? तो बेलर जो है जिसने 100 बैग दिए थे आटे के उसको 100 मिल जाएंगे आटे के बैग उसी तरह से, और बेली को 50 मिलेंगे। तो ये कहता है जी हमारा सेक्शन 155। ये एक और एग्जांपल है, A gives 50 kg apples to B who has a business of selling apples under a contract of bailment. A directs B to sell his apples too. After seeking permission from A, B mixes A's apple with his own apples. The apples now cannot be separated. The quantity of B's apples is 20 kg. At the end of the day, 10 kg apples are left. A will have interest in 7 kg apple while B will have interest in 3 kg apples. तो जिस तरह से उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स बन जाए, अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ए जो है वो 50 किलो सेब जो है बी को देता है और बी जो है ए की मर्जी से उन 50 किलो सेबों को जो है वो अपने सेबों के साथ जो है वो मिक्स कर देता है। ठीक है, अपने एप्पल्स के साथ जो है वो मिक्स कर देता है। तो अब जो है एप्पल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो अब जो क्वांटिटी थी बी के अपने जो थे अपने सेब थे वो 20 kg थे, ए के 50 kg थे। तो पूरा दिन वो सेल करता है और फिर एट द एंड ऑफ द डे जो है वो 10 kg एप्पल रह जाते हैं, यानी टोटल उनके जो बन गए वो 70 kg थे और जिसमें से जो है वो 10 kg सेल नहीं हो पाए और जो है वो 60 kg जो है वो सेल हो गया। तो अब ए को क्या मिलेगा, ए विल हैव इंटरेस्ट इन 7 kg एप्पल। तो ए को जो है इंटरेस्ट मिलेगा 7 किलो के सेबों का, while B will have the interest in 3 kg apples. तो अब जो बाकी के 10 किलो सेब रह गए हैं जो सेल नहीं हो सके, तो उनमें क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट तो ए का ही हो गया ऑब्वियसली कि ए ने ज़्यादा सेब दिए थे और बी के तो सिर्फ 20 किलो ही थे। तो उसी प्रोपोर्शन में देखा जाएगा कि जो सेब रह गए हैं ना, अब ए के चूंकि ज़्यादा थे तो ए को उन 10 किलो में से ज़्यादा सेब मिलेंगे, जो बाकी बचे हैं बाकी सारे तो सेल हो गए ना। 7 kg जो है उस प्रोपोर्शन में जो है वो ए को मिल जाएगा और बाकी जो है वो 3 kg एप्पल्स बी को मिल जाएंगे। फिर आता है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन गुड्स कैन बी सेपरेटेड। अब क्या होगा अगर बेलर ने जो है वो गुड्स बेल की और बेली ने उन गुड्स को जो है अपने गुड के साथ मिला दिया, लेकिन इसमें जो है वो बेलर की परमिशन नहीं थी, उसने इजाज़त नहीं दी थी कि मेरे गुड्स को अपने गुड्स में तुम मिला लो व्हेन गुड्स कैन बी सेपरेटेड। और लेकिन अब ये है कि उसने मिक्स तो कर दिए बेली ने, लेकिन अब क्या है गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 156 कहता है कि गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं। बेलर देने वाले की कंसेंट नहीं थी कि तुम ये गुड्स अपने गुड्स के साथ मिक्स करो। तो इस केस में क्या होगा, इफ द बेली विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर मिक्सेस गुड्स ऑफ बेलर विद हिज ओन गुड्स एंड गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, द प्रॉपर्टी इन गुड्स रिमेन्स इन द पार्टीज रिस्पेक्टिवली, but the bailey is bound to bear the expense of separation or division and any damage arising from the mixture. तो इस केस में ये होगा कि बेली को जो है वो सारा एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा, सारे पैसे भरने पड़ेंगे जो उनको सेपरेट करने में, यानी इस केस में गुड्स को सेपरेट किया जाएगा, जो जिसका वो उसी को मिलेगा। तो इस पे जो कुछ अब खर्चा आएगा चूंकि बेली ने मिलाए हैं तो बेली को ही खर्चा भरना पड़ेगा। और एनी डैमेज, और अगर दौरान मतलब ड्यूरिंग सेपरेशन जो है वो अगर कोई डैमेज हो जाता है गुड्स को तो वो डैमेज भी कौन भरेगा, बेली भरेगा बेलर को।
एग्जाम्पल इसकी है, A bales 100 bales of cotton with a particular mark to B. B without consent, A's consent mixes the 100 bales with the other bales of his own, bearing a different mark. A is entitled to have his 100 bales returned and B is bound to bear all expenses incurred in the separation of the bales and other incidental damages. A ने जो है वो 100 bales दिए कॉटन के B को, तो उस पे एक पर्टिकुलर मार्क था, A का एक सेपरेट जो था वो बेल्स थी किसी और क्वालिटी की थी, तो बी की अपनी किसी क्वालिटी की बेल्स थी, तो उसने क्या किया, दोनों को मिला दिया। अब क्या हो सकता है, अब इसमें कहता है कि सेपरेशन पॉसिबल है, लेकिन इस सेपरेशन के लिए जो पैसे कौन भरेगा, वही जिसने मिक्स किया है, बेली ने मिक्स किया है तो बेली भरेगा। फिर आता है सेक्शन 157, ये क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब यहाँ पे ना तो बेलर की कंसेंट थी कि तुम अपने गुड्स के साथ मेरे गुड्स मिला लो, और ना ही अब वो गुड्स सेपरेट हो सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्सेस गुड्स ऑफ बेलर विद हिज ओन गुड्स इन सच अ मैनर दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स बेल्ड फ्रॉम द अदर गुड्स and deliver them back. The bearer is entitled to be compensated by bailey for loss of goods. तो अब इस केस में क्या है कि उसने इस तरह से गुड्स को मिलाया है कि अब उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो अब इस केस में क्या करेगा, वो कंपनसेशन देगा बेलर को, क्योंकि अब गुड्स तो उसकी सेपरेट होने से रहे, ना ही उसकी कोई कंसेंट थी कि तुम मेरे गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिलाओ। तो अब इसमें तो एक किस्म का लॉस हो गया ना, बेलर को देने वाले की चीज को उसने खराब कर दिया। तो अब इस केस में वो जो है वो उसको कंपनसेशन भरनी पड़ेगी बेली को जिसने मिक्स किया है। एग्जाम्पल है इसकी, A बेल्स अ बैरल ऑफ A फ्लोर वर्थ +45 to B. B without A's consent mixes the flour with the country flour of his own worth only as 25 a barrel. B must compensate for the loss. अब A ने जो है एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि A ने जो है एक सर्टन क्वालिटी का जो है आटा जिसकी कीमत 25 रुपए थी, 45 रुपए थी, तो पर केजी, तो उसने जो है वो बी को भेजा और बी ने जो एक कंसेंट के बगैर उस आटे को अपने आटे के साथ मिक्स कर दिया, जिसकी उसके अपने आटे की क्वालिटी कम थी, जिसकी वर्थ सिर्फ 25 रुपीज पर केजी था। तो अब क्या है कि अब वो दोनों सेपरेट आटे को तो सेपरेट नहीं किया जा सकता, अब क्या पता कौन सा कहाँ क्या, तो अब वो तो इम्पॉसिबल है सेपरेशन। तो अब क्या करेगा, बी जो है वो कंपनसेशन देगा ए को। रूल्स ऑन मिक्सिंग ऑफ गुड्स बाय बेली, अभी एक छोटा सा चार्ट सा बना हुआ है, वही ऊपर जो मैंने सेक्शन 155, 156 और 157 में तीनों रूल्स बताए, जिसमें एक में था कि विद बेलर्स कंसेंट। तो यहाँ पे जो है वो एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन दी गई है तीनों सेक्शंस की। तो विद बेलर्स कंसेंट क्या होगा, विदाउट बेलर्स कंसेंट जब गुड्स को सेपरेट करना पॉसिबल हो, और विदाउट बेलर्स कंसेंट जब गुड्स को सेपरेट करना पॉसिबल ना हो। तो आगे देख लेते हैं, ये आप रीड कर लीजिए सर। फिर है प्रॉब्लम, इसमें क्या है, मिस्टर दानिश raised the screen of his smartphone during jogging in a park. Mr. Danish gives his phone to his friend, Mr. Babar, for repair. Mr. Babar does not demand any remuneration in return for his services. I am repairing the phone. Mr. Babar purchased a new screen for 10,000. इस केस में प्रॉब्लम दी गई है कि मिस्टर दानिश का एक मोबाइल फोन था, वो जॉगिंग कर रहा था, उससे गिर गया, उसकी स्क्रीन टूट गई। तो अब उसने अपने किसी दोस्त को दे दी, दोस्त का नाम है बाबर। तो बाबर ने कहा कि मैं तुम्हें फ्री में जो है दानिश तुम्हें जो है इसकी रिपेयर करके दे दूंगा, ओके। लेकिन अब जब रिपेयर वो कर रहा था तो स्क्रीन उसे नहीं खरीदनी पड़ी। अब उसने जो रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सर्विस चार्जेस, ठीक है ना, जो कोई काम करता है उसके बदले इवज में जो वो पैसे लेता है अपने काम करने के बदले में, उसको रेम्यूनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टर बाबर ने काम तो किया, उसके पैसे तो वो नहीं ले रहा, लेकिन उसने जो नई स्क्रीन खरीदी है उसके तो पैसे वो लेगा ना। अब इस प्रॉब्लम में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, क्योंकि एक खास पर्पस के लिए जो है वो एक चीज जो है बेलर ने डिलीवर की है बेली को, और पर्पस क्या है, रिपेयर ऑफ द स्मार्टफोन, और पर्पस फुलफिल होने के बाद बेली को रिटर्न करनी है, तो ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ही है। इफ यस, व्हाट इज द टाइप ऑफ बेलमेंट, तो अगर ये वाकई बेलमेंट है तो पूछा गया है कि क्या कौन सा टाइप ऑफ बेलमेंट है। तो जी ये ग्रेटिशियस बेलमेंट, हमने पहले पढ़ा था कि ग्रेटिशियस बेलमेंट में जो है वो बेली जो है वो अपने रेम्यूनरेशन चार्जेस नहीं लेता, यानी एज अ फ्रेंड करके या फिर ग्रेटिशियसली जो है वो बगैर किसी चार्जेस के जो है वो उसका काम कर देता है बेली, तो उसको कहते हैं ग्रेटिशियस बेलमेंट। अब कैन मिस्टर बाबर क्लेम 10,000 फ्रॉम मिस्टर, जी हाँ, तो मिस्टर बाबर ने अब पैसे दिए हैं तो वो क्लेम तो जाहिर करेगा, हम भरे हैं ना उसने स्क्रीन के लिए। अब सर्विस चार्जेस वो नहीं ले रहा, वो तो है ना, उसकी ग्रेटिशियस बेलमेंट तो हो गई।
वो कर तो रहा है ना, ग्रेटिशियसली उसका काम कर रहा है, उसके पैसे नहीं ले रहा वो, लेकिन जो पैसे उसने खुद से भरे हैं, जो चीज जो है वो उसने बाहर से ली है, मतलब वो उसके पास खुद से स्क्रीन नहीं थी जो उसने खुद नहीं बनाई, उसने खुद पैसे भर के बाहर से कहीं से लिया, बाहर से पैसे भर के लिए, तो वो पैसे तो मिस्टर दानिश को, मिस्टर बाबर को देने पड़ेंगे। ठीक है, रहेगा ये कौन सा, ग्रेटिशियस बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ही है। फिर है आगे सेक्शन 158, रिपेमेंट बाय बेलर फॉर नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो वेयर बाय अ कंडीशन ऑफ बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड और टू हैव वर्क डन अपॉन देम बाय बेली फॉर द बेलर एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेम्यूनरेशन, ग्रेटिशियस बेलमेंट है, द बेलर शैल रिपे टू द बेली नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। यही चीज जो है ऊपर हमने देखा प्रॉब्लम में, तो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है ये सेक्शन 158, जहाँ पे वो कहता है कि अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट हुई है, अगर जो है बेली पैसे नहीं ले रहा, नो रेम्यूनरेशन, आप देख सकते हैं नो रेम्यूनरेशन मतलब कि वो जो रिपेयर करके दे रहा है, नई स्क्रीन डाल के दे रहा है, वो खुद से जो उसके ऊपर काम करके दे रहा है, उसके पैसे वो नहीं ले रहा, बेलर से कौन, बेली नहीं ले रहा। तो लेकिन कहा गया है इस सेक्शन में, आप पढ़ सकते हैं, द बेलर शैल रिपे, ये लास्ट लाइन जो है, द बेलर शैल रिपे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। अब नेसेसरी एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पे, जो उसने वो स्क्रीन खरीदी, मतलब वो जरूरी था ना, उसके बगैर तो रिपेयर हो ही नहीं सकती थी, कि अगर नई स्क्रीन ही लेता तो वो कहाँ से स्क्रीन डालता, खुद स्क्रीन बन जाता, खुद तो नहीं ना बन सकता। तो जाहिर बात है कि वो बाहर से स्क्रीन लेगा और उसको डालेगा, और बाहर जो पैसे भरेगा वो पैसे तो वो लेगा ना। फिर है रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लैंड ग्रेटिशियसली, सेक्शन 158। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। द लैंडर ऑफ अ थिंग फॉर यूज मे एट एनी टाइम रिक्वायर इट्स रिटर्न इफ द लोन वाज ग्रेटिशियसली इवन दो ही लैंड इट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम और पर्पस। तो जो है लैंडर जिसने जो थिंग चीज दी इस्तेमाल के लिए, तो वो किसी टाइम, लेकिन उसने कहा गया है कि अगर एक लैंडर ने जो है वो अपनी चीज बेली को दी, यानी बेलर ने अपनी चीज ग्रेटिशियसली जो है वो बेली को इस्तेमाल करने के लिए दी, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए और किसी पर्पस के लिए, तो अब वो किसी भी टाइम जो है वो अपनी चीज वापस क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये ग्रेटिशियस बेलमेंट है, इसमें कोई वो नहीं है बात के अगर आप पैसे भर के जो है वो चीज ले जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो चूंकि ग्रेटिशियस भी है, तो जो बेलर है वो किसी टाइम भी अपनी चीज वापस क्लेम कर सकता है। If on the basis of such loan made for a specified time or purpose, the borrower has acted in such a manner that the return of the thing lent before the time agreed upon would cause him loss। अब इस केस में क्या होगा कि अब वो जो बोरोवर था, जो बेलर था, जिसने लैंड की थी अपनी चीज, तो वो अगर किसी टाइम कहता है कि मुझे जो है मेरी चीज वापस करो, और अगर उस वक्त जो है वो बेली को लॉस काज कर रही है, मतलब अब उसको लॉस होगा अगर वो देगा, तो यानी जितना उसने बेनिफिट ड्राइव नहीं किया, जितना उसको अब लॉस होने का खतरा है। तो ये लिखा हुआ है लॉस एक्सीडिंग बेनिफिट एक्चुअली ड्राइव बाय हिम फ्रॉम द लोन। अगर किसी को कुछ टाइम के लिए जो है लोन आपने दिया है, तो वो लोन आप जो है किसी टाइम अगर आप किसी भी टाइम क्लेम कर लेते हैं, तो हो सकता है उसने कोई अपना, अगले बंदे ने कोई अपना बिजनेस वगैरह सोचा हो, कुछ पैसे लगा चुका हो, तो बाकी पैसे लगाने जा रहा हो और आप कहें जी नहीं मेरा लोन मुझे वापस करें, हम आपको वो लोन वापस उसको तो देना पड़ गया ना, अब आगे उसको नुकसान हो जाएगा, उसको जब आपको वो लोन दे देगा मे बी वो आगे अपना बिजनेस रन ना कर सके। तो इस केस में कहा जा रहा है द लैंडर मस्ट इफ ही कंपेयर्स द रिटर्न, अगर लैंडर कहता है कि मुझे मेरी चीज वापस करो, मेरा लोन वापस करो, इंडेमनीफाई द बोरोवर फॉर द अमाउंट इन विच द लॉस सो एक्सीड्स द बेनिफिट सो ड्राइव। तो फिर जितना उसे बेनिफिट हुआ उस बेनिफिट को माइनस कर देना है आपने, जितना उसको लॉस हुआ। देखें अब उस केस में तो लॉस उसको ज्यादा हो रहा है, इतना उसने बेनिफिट नहीं लिया उन पैसों का जितना उसे लॉस हो रहा है, यानी जहां उसने सारा पैसा लगा दिया वो चीज सारी अगर बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठप हो जाएगी, तो क्या होगा। तो इस केस में लैंडर जो है उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफिकेशन
जो है वो पढ़ लिया है, जिसमें जो है एक बंदा दूसरे बंदे को लॉस से प्रोटेक्ट करता है, मेक गुड ऑफ द लॉस। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होगी कि उसको जो लॉस उसे करेगा ना वो पैसे उसे देने पड़ेंगे, बेलर को, बेली को, लैंडर को, जिसको दिया उसको। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। Return of goods based on expiration of time or accomplishment of purpose, section 160. It is the duty of bailey to return or deliver goods according to the bailor's direction. The goods bailed without demand as soon as the time for which they were bailed has expired or the purpose for which they were bailed has been accomplished. देखिए अब कह रहा है इस सेक्शन में कि रिटर्न ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, कि अगर आपको किसी ने गुड्स बेल किए, किसी पर्पस के लिए किए, वो पर्पस अब फुलफिल हो गया। जैसे कि मैंने अपनी वॉच को बेल किया, रिपेयर करने के लिए दिया, तो अब वॉच उसने रिपेयर कर ली है, तो अब मकसद पूरा हो गया चीज़ का। अब उसको क्या चाहिए, वॉच मेकर को उसको चाहिए कि वो मेरी वॉच रिपेयर को कि मेरी वॉच वो वापस कर दे, ठीक है। क्योंकि एक तो जो मैंने उसे टाइम दिया था 15 दिन वो कंप्लीट हो गया, और एक पर्पस अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस हो गया। तो अब बेली का फर्ज बनता है कि वो चीज़ मुझे मेरी रिटर्न करे, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उससे सर्विस चार्जेस दूँ अगर ये ग्रेडिशियस पेमेंट नहीं थी। तो ये चीज़ सेक्शन में लिखी हुई है। फिर आ जाते हैं बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न, सेक्शन 161। अब बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब गुड्स जो है वो रिटर्न नहीं किए जाते, ये हमें बताता है सेक्शन 161। एक बार डिफॉल्ट ऑफ बेली गुड्स आर नॉट रिटर्न डिलीवर्ड और टेंडर्ड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम दैट टाइम। कहता है कि अगर गलती बेली की थी, यानी बेली की अपनी गलती की वजह से जो है वो गुड्स जो है वो टाइम पर डिलीवर नहीं हो सके बेलर को, तो अब इस केस में वो जो ज्यादा टाइम, यानी 1 मंथ के लिए मैंने अगर किसी को कोई चीज दी थी, लैपटॉप दिया था, तो अब 1 मंथ के बाद जो है वो मुझे बंदा रिटर्न नहीं कर रहा मेरा लैपटॉप, ठीक है। तो उसको चाहिए था 1 मंथ के बाद मुझे रिटर्न कर दे, लेकिन उसे रिटर्न नहीं किया, ज्यादा टाइम अपने पास रख रहा है। अब इस ज्यादा टाइम में अगर कोई भी लॉस हो जाता है, मैंने उसे सिर्फ 1 मंथ के लिए दिया था, इस ज्यादा टाइम में अगर लैपटॉप को कोई भी नुकसान होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिस्ट्रक्शन होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऑब्वियसली बेली होगा, वही बंदा होगा, उसको भरना पड़ेगा उसको, क्योंकि चाहिए था, उसकी ड्यूटी थी कि वो उसे रिटर्न करता, लेकिन उसने नहीं किया। आगे पढ़ लेते हैं सेक्शन 162, टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिशियस पेमेंट बाय डेथ। जी अब ग्रेटिशियस पेमेंट की टर्मिनेशन बाय डेथ भी हो सकती है, यानी ये ग्रेटिशियस पेमेंट एक तो हमने पढ़ा कि जब बेलर खुद कह दे कि मेरी चीज मुझे वापस कर दो, तो उस केस में ग्रेटिशियस पेमेंट टर्मिनेशन हो जाती है, उसकी खत्म हो जाती है। अब अगर बेलर, अब देखते हैं कि बाय डेथ किस तरह होती है। ग्रेटिशियस पेमेंट इज टर्मिनेटेड बाय द डेथ ऑफ आइदर बेलर और बेली, चाहे बेलर की डेथ हो चाहे बेली की डेथ हो, एक फिर क्या होगा, ग्रेटिशियस पेमेंट खत्म हो जाएगी, ठीक है। चाहे बेलर मरे चाहे बेली मरे, क्योंकि ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक का ही कॉन्ट्रैक्ट था, ये कोई जनरेशन आफ्टर जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अगर बेलर मर गया जिसने कोई ग्रेटिशियस किसी को कुछ चीज़ दी थी, तो उस केस में बेली को चाहिए कोई चीज़ अब रिटर्न कर दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, बेलर मर चुका है। और अगर आपने कोई चीज़ बेली को दी थी और बेली की डेथ हो गई, अब ये नहीं कि उसके हायर्स उस चीज़ को ले लेंगे, लीगल हायर्स, तो अभी उस केस में जैसे ही उसकी डेथ उसके लीगल हायर्स को चाहिए कि वो आपको चीज़ को रिटर्न कर दें, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। फिर आता है सेक्शन 163, बेलर्स एंटाइटल्ड टू इंक्रीज द प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, कि अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर इन केस ऑफ एनी इंक्रीज और प्रॉफिट व्हिच मे हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। बेली जो है वो बाउंड है कि वो डिलीवर करे बेलर को अगर कोई भी प्रॉफिट होता है। अगर आपने कोई चीज़ किसी को दी, आपको एग्जांपल से चीज़ ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर लेट्स सपोज आपने काऊ थी, वो आपने किसी को बेल की कुछ टाइम के लिए कि एज अ सिक्योरिटी जो है मैं जा रहा हूँ लाहौर, तो मेरी जो है ये तुम भैंस का ख्याल रखना। तो अब पीछे से भैंस जो है वो उसका कोई मतलब है बेबी हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, वो अब जो फ़ायदा हुआ है वो भैंस और उसका जो है बेबी, वो दोनों, वो उसका फ़ायदा ये नहीं है वो बेली रख लेगा, अब वो चीज़ें वो दोनों आपको रिटर्न करेगा, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो आपको ही मिलेगा, ठीक है, वो किसी और को नहीं मिलेगा।
क्योंकि चीज जो आपकी थी। अगर आप उसे कह के गए हैं कि आप रखें और इसका जो भी होगा वो आपका होगा, भैंस मेरी होगी, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इस केस में तो फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर तो आपने एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। फिर आता है सेक्शन 164, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू बेली फॉर एनी लॉस व्हिच बेली मे सस्टेन बाय दैट बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट और रिसीव बैक द गुड्स और गिव डायरेक्शंस रिस्पेक्टिंग देम। ये है जी बेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बहुत इजी सा सेक्शन है। बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू बेली फॉर एनी लॉस व्हिच बेली मे सस्टेन बाय दैट, कि अगर बेलर ने जो है वो एंटाइटल नहीं था कोई चीज़ देने का बेली को, यानी उसका टाइटल ही नहीं था, जो चीज़ उसने गुड्स डिलीवर किए वो इस काबिल ही नहीं था, वो एलिजिबल ही नहीं था कि वो उस चीज़ को, उन गुड्स को डिलीवर करता, या फिर उसके मुतालिक वो उसको बेली को कोई डायरेक्शंस देता कि फलां को तुम ये दे देना। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यही लिखा हुआ है कि बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू बेली, तो बेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर बेली को कोई भी इस वजह से लॉस होता है तो वो बेलर लॉस को क्या करेगा? सस्टेन करेगा, भरेगा। फिर आता है बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स। व्हाट वुड हैपन व्हेन देयर आर मोर देन वन ओनर्स ऑफ गुड्स बेल्ड टू बेली। तो अगर बेली को एक चीज़ दी गई है लेकिन उसके मालकान जो हैं, उसके जो ओनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी 5-10 ओनर्स हैं। इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, द बेली may deliver the goods to or according to directions of one joint owner without consent of the others। तो फिर बेली जो है वो किसी एक की जो है वो मर्जी से गुड्स को दोबारा वापस दे सकता है, यानी उन सारे ओनर्स में से कोई एक ही ओनर को दे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और किसी कॉन्ट्रैक्ट में कहा हुआ है कि तुमने फलां ओनर को ही देना है, तो फिर वो फलां ओनर को ही, दूसरी ओनर को ही देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।